नमस्कार आदाब। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी। इस सेशन को देखने के बाद आपका मैथमेटिक्स को लेकर जो परसेप्शन है वो 100% चेंज होने वाला है, क्योंकि आज इतना डिटेल में और इतना एनर्जी एंथुसियाज्म जोश जुनून के साथ आप इस चैप्टर को समझने वाले हैं, जो आप लोगों ने पहले इस लेवल की एनर्जी को कभी फील नहीं किया होगा। और जितना डिटेल में मैं आज आपको लेके चलूंगा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बनाने में, और अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक बार बना लिए तो ये वाला जो चैप्टर है, आप किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी राइटर की किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी किताब उठा लीजिएगा, आप लोग तमाम सवालात को इजीली बना पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये चैप्टर। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग 11th 12th के स्टूडेंट, हो सकता है आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, तो मेक श्योर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो डाला, कल ही मैंने आपके लिए एक स्पेशल आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक वीडियो शूट किया था, जहां पे हम लोगों ने बात किया कि आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वो करीब करीब ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में, जितनी भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पे काम कर रही है, वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया जाता है। कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग सेमेस्टर में डालती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है बिजनेस मैथमेटिक्स। और बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 यूनिट देखने को मिलती है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हम लोगों ने देखे 9 चैप्टर थे। और पहला चैप्टर था आपका सेट थ्योरी। ये सेट वही सेट है जो आप लोगों ने क्लास 11th में, आपकी कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा था, और बहुत आसान रहने वाला है ये सेट, ठीक है। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पहले आपकी फाउंडेशन बनाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख के सोल्व कर पाए। पहली चीज ये रहने वाली है। दूसरी, आप लोग कौन सी किताब आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं, ये चीज आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है, ताकि आगे आने वाले सेशन में मैं आपकी किताबों के सवालों को भी इंक्लूड कर सकूं अपनी टीचिंग में, अपनी प्रेजेंटेशन में। क्लियर? तो आपको मेक श्योर करके मेरे को बताना है कि आप हिंदुस्तान की किस यूनिवर्सिटी से और कौन सी किताब को बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल आज मैं जो कवर कराऊंगा आपको, ये वाली किताब से कवर कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपके सभी के सेम रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल में इसकी करा दूंगा। हालांकि जितने भी मैं एग्जांपल दूंगा वो खुद से दूंगा, एक्सपीरियंस से दूंगा, क्योंकि 4-5 किताबें मैंने पढ़ाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तमाम जितने भी एग्जांपल मिलेंगे वो आपकी किताब में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, समझते हैं आपका जो चैप्टर रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं। उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। अब यहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। आपका पहला चैप्टर है कि असल में इसका क्या नाम है, आपका सेट थ्योरी। अब आप समझिए, पहले जब भी आप लोग किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या होता है, आपको उस चैप्टर के नाम के ऊपर थोड़ा फोकस करना होता है। अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो नाम क्या है, इसका सेट है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सेट नाम क्यों रखा गया। जब अगर आप लोग ये समझ पाए कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो सेट की अगर मैं बात करूं तो सेट की डेफिनेशन आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। एक प्रॉपर डेफिनेशन जो करीब करीब हर बच्चे को शूट कर सकती है, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन वो होती है। सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं मैं। क्या लिखा मैंने, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब आप लोगों को क्या करना है, आपको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन लेना है। कोई भी चीज आप लोग ले सकते हो, उसका क्या करना है, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन लेना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जिसके ऊपर अगर आपको बात करने को कहा जाए तो आप लोग हेजिटेट ना हो, आप डायरेक्टली बात कर पाए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के बात कर पाए। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड, ठीक है। तो सेट का मतलब क्या हुआ, हम कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो बन जाता है वो सेट बन जाता है, और वेल डिफाइंड नहीं होता है तो सेट नहीं होता है। क्लियर? जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप लोग ध्यान से देखोगे, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लास 10th के अंदर आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, और मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है?
मैं क्या कह रहा हूं, मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर हैं? तो बिना हेजिटेशन के आप लोग बोल पाओगे कि सर 14 चैप्टर है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ना कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिना हेजिटेशन के हम लोग बोल पाएंगे। लेकिन वही मैं कहूं आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप लोग क्या कहोगे? अब ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम हेजिटेट होंगे, हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये चीज है, ये बच्चे टू बच्चे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। हो सकता है मेरे लिए प्रोबेबिलिटी आसान हो, मेरे साइड वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो। यानी कि ये एक ऐसा करेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ रहा है, हम लोग कंफ्यूज हैं, हम 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिस भी कलेक्शन के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, विदाउट एजिटेशन हम लोग जिसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो कि सर सेट के एग्जांपल क्या हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे ऑथर हुए हैं, या आप लोग कह दीजिए रिवर के जितने भी नेम है, ठीक है, आप लोग कह दीजिए रिवर इन इंडिया। क्लियर है? इनका जो कलेक्शन है, रिवर इन इंडिया का जो कलेक्शन रहने वाला है, वो सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइन है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके, काउंट करके सभी के नाम भी दे सकते हो। ठीक है? तो ये आपका पहला हो गया। क्लियर है? आप लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है? आप लोग क्या कह सकते हो? क्लास 10th के अंदर टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, क्लास 10th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोग कह दो। मान लो आप लोग क्या कह सकते हो? क्लास 10th के अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करते हो, तो कंपलसरी सब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? आपका सेट कहलाएंगे। ठीक है? तो ये भी आपका सेट का एग्जांपल हो सकता है। या फिर तीसरा मैं कह सकता हूं, आप लोग कह दीजिए इवन नंबर, मैं सिंपल लिख रहा हूं, इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। अब आप इसको इजीली बोल पाओगे 1 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा कलेक्शन है जो बेसिकली वेल डिफाइन है, जिसके बारे में हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, जिसके बारे में हमको बोलते टाइम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा सेट क्या होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की जाती है, नोट करके आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग सेट के अंदर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, अब ये क्या चीज है ध्यान से समझिए, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है? अब क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स क्वालिटीज है जैसे। ठीक है? क्वालिटीज से रिलेटेड अगर आपके पास सेट बनता है तो वो कभी भी सेट आपका नहीं होगा। क्लियर है? अगर क्वालिटी से रिलेटेड आपके पास सेट में क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी सेट नहीं होगा। ठीक है? जैसे आप लोग कुछ एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर आप लोग कहें ओनेस्ट पर्सन, तो ये ओनेस्टी एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है, तो इसके ऊपर आप लोग कभी सेट नहीं बना सकते हो। ठीक है? अगर आप लोग कहते हो बेस्ट प्लेयर, अब बेस्ट प्लेयर के बारे में भी आप लोग क्या कहते हो? ये भी एक क्वालिटी है। ठीक है? अगर आप लोग इंटेलिजेंसी की बात करते हो, अगर आप लोग कहो कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो सेट बन सकता था। ठीक है? लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये एक क्या है? आपकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी की जब भी बात आएगी तो उस केस में सेट आपका नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना है। जब भी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स का आपका जिक्र होता है आपके क्वेश्चन में, तो इसका क्या मतलब माय डियर फ्रेंड्स? आपको उस एस्पेक्ट को हटा देना है, ये मान के चलना है कि यहां से सेट बनेगा ही नहीं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। क्लियर? तो ये आपकी क्लियर हो गई एक डेफिनेशन कि सर हमें क्लियर हो गया एग्जैक्टली कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड मतलब जिनके बारे में हम लोग बिना हेजिटेशन के, बिना सोचे समझे इन द सेंस कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जिसके ऊपर बोलते टाइम। ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं, फिर हमने देखा कि क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को आप लोग यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो सेट कभी नहीं बनेगा। अब दो अलग अलग चीजें हैं सेट के लिए, एक होता है नोटेशन, एक होता है रिप्रेजेंटेशन। नोटेशन का मतलब आप लोग उसको दिखाते कैसे, उसके लिए नोटेशन सिंबल क्या यूज करते हो। ठीक है? तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली आपका नोटेशन ऑफ सेट। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं नोटेशन ऑफ सेट तो बहुत आसान ये रहने वाला है। आप लोग क्या कह रहे हो? समझने वाले हो यहाँ पे, आप लोग समझने वाले हो नोटेशन ऑफ सेट। अब ये क्या बना है? नोटेशन ऑफ सेट का क्या मतलब होता है? मतलब सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिन भी चीजों की आप लोगों ने, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनका आप लोगों ने सेट बनाया है, जिनका आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट्स कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं हम लोग? बेसिकली उसको एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग सेट के अंदर बात कर रहे हैं
उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एलिमेंट। क्लियर? तो एलिमेंट्स होता है, एक तो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑलवेज, ध्यान से समझना मेरी बात, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट को, ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर मतलब अगर आपको ए यूज करना है, अगर आपको बी यूज करना है, सी एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि आप लोग कैसे लेटर यूज करेंगे, आप लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स जो आपके सेट के अंदर हैं उनको हम बेसिकली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया मेरी बात? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। जैसे स्मॉल ए आपका क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा, ऐसे स्मॉल डी हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको नोटेशन की बात आती है तो हमेशा हम लोग सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग बेसिकली सेट को करेंगे रिप्रेजेंट माय डियर फ्रेंड्स, किससे? बेसिकली कैपिटल लेटर से। और जितने भी आपके पास इनके एलिमेंट्स हैं उनको किसको रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नोटेशन की बात क्लियर हुई। अब नोटेशन के बाद आपको देखना है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगला जो आर्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा आपका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ध्यान से समझना मेरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सिलेबस में दो मेथड हैं। पहले वाले को बोलते हो आप लोग टेबुलर मेथड। यस, क्या बोलते हो आप लोग? टेबुलर मेथड, या फिर इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है आपका? रोस्टर फॉर्म। ये पहले ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। सेकंड जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। यस, आपका क्या रहने वाला है? सेकंड रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं रूल मेथड। क्या बोलोगे आप लोग इसको? रूल मेथड। क्लियर? तो ये आपको ध्यान से समझना है। नोटेशन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से की जाएगी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो या तो आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करोगे जिसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म है, या सॉरी आप टेबुलर फॉर्म की बात करोगे जिसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म है, या बात करोगे सेट बिल्डर फॉर्म की जिसका दूसरा नाम क्या है? रूल मेथड। क्लियर? अब आप लोग कहोगे कि सर ये समझ में आ गया, स्मॉल आगा कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब वो सेट होगा, उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन ये सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म क्या है? अब ध्यान से देखिए, अगर आप हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। क्लियर? यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सेट के, उन सभी एलिमेंट्स को अगर आप लोग सेपरेट करके लिखते हो कोमा की हेल्प से और किसके अंदर बंद करते हो? करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका टेबुलर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर जितना भी आपके एलिमेंट्स है उन सब के बीच में हम लोग एक बेसिकली प्रॉपर्टी सेट करते हैं या एक रिलेशन सेट करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी बना के उससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यानी कि आपको कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ द कोमा इन द करली ब्रैकेट। लेकिन अगर आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हो तो वहां पे आप एक कॉमन रिलेशन से सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं ताकि हम लोग आगे मूव ऑन कर सके और समझ सके क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़ रही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं बेसिकली टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और आप लोग कह दीजिए जिसका सेकंड फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर या फिर आप लोग क्या कह सकते हो? रोस्टर फॉर्म। तो अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है? टेबुलर फॉर्म कह दीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कहोगे? आप लोग इसको कहोगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या रहेगा? ध्यान से समझना। मान लो मैंने कोई भी सेट रिप्रेजेंट किया है ए से, करली ब्रैकेट आपको लेने हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर देने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे एलिमेंट है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबके बीच में कोमा लगा हुआ है, दोनों करली ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है? ये टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्लियर है? जैसे या फिर एक और एग्जांपल ले लूं, मान लो मैंने अल्फाबेट के बीच में लिया ए बी सी या फिर डी, आप लोग कह सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? वो आपका टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहलाता है। या मैं कह दूं जैसे मेरे को केवल 2 4 6 8 लेने हैं। क्लियर है? ये सब कैसे
नंबर है, ये इवन नंबर है। हर एक एलिमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, इंडिविजुअली कोमा की हेल्प से करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहने वाली है बेसिकली, ये तो हो गई आपकी क्या बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। लेकिन अब आप कहोगे कि सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसी के अंदर ध्यान से समझिए, सेम एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जो सेकंड है वो क्या है आपकी, सेकंड है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप लोग एक कॉमन रिलेशनशिप यूज करते हो, जो इंपोज करते हो आप लोग उसके एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल आप लोग यहां से ले लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, मैंने जैसे सी कोई आपका सेट लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इवन नंबर्स की बात की है, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है, अगर आप इसी फंक्शन को अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स किस में रिप्रेजेंट करना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं एलिमेंट की बात करता हूं, a इज इक्वल टू द, मैंने लिख दिया x एलिमेंट बिलोंग करता है, x इज इक्वल टू द, मैंने कितना ले लिया आपका 2n, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेहर आपका क्या है, आपका 2n, आपका सॉरी n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। क्लियर, ये आपका समझ में आ गया। मतलब n की वैल्यू 1 से शुरू होकर आगे इनफाइनाइट तक जाएगी। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि n की वैल्यू आप लोग 1 2 3 4 5 पे रखते जाइए। जैसे आप लोग रखते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आप लोग सेम टू सेम फंक्शन क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म, लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ऐसे लिया। या फिर आप लोग ओड नंबर की बात करते हैं, तो ओड नंबर को कैसे लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू द, मान लीजिए क्या लिख देंगे 2n+1, और यहाँ पे भी आपका n कहां से बिलोंग करेगा, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक कॉमन रिलेशनशिप सेट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है आपके बीच आपके पास, ठीक है, उन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग एक कॉमन रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, कुछ सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे इन सारी चीजों को नोट करके अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा। सबसे पहला ऐसा सिंबल आपको दिखेगा, ठीक है, ये वाला सिंबल माय डियर फ्रेंड्स आपका होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू। क्लियर है, अब यहाँ पे एक सिंबल आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग सबसेट। ये क्या रहेगा, आपका सबसेट का सिंबल रहेगा। अगर ये नीचे वाला अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं तो ये बन जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट। क्लियर, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। इसके अलावा कुछ और सिंबल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली इसके अलावा क्या और सिंबल बनने वाले हैं। यहाँ पे इसके अलावा आप लोग देखोगे कुछ ऐसा सिंबल जो आप लोग 10th से पढ़ते आए हो, ठीक है, 11th से पढ़ते आए हो। ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपका दिस इंप्लाइज दैट को। यस, किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इंप्लाइज दैट। क्लियर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इंप्लाइज दैट को, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों साइड एरो लगा दोगे तो आप लोग इसको बोलोगे इफ एंड ओनली इफ। आप लोग क्या बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ। ये वाला सिंबल आपका ये रहेगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सभी सिंबल्स का क्या मतलब है। इसके अलावा कैपिटल एन आपका नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल एन किसको करेगा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डब्ल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका जेड है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। यस, जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं जेड की बात करूं तो किसको करेगा, आपके इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इंटीजर्स के अंदर भी जेड प्लस होता है और क्या होता है, जेड माइनस होता है। ये आपका बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला आपका बेसिकली नेगेटिव इंटीजर रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। क्लियर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर क्या रहेगा, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो ये बेसिकली आपके रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसको करेगा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। एक और है आर, आर आपके रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप लोग किसकी बात करोगे, रियल नंबर को, ठीक है। तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये आपके कुछ नोटेशन है जिनको आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पहला है आपका बिलोंग्स टू, ये सबसेट है, ये आपका प्रॉपर सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट, इफ एंड ओनली इफ, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर।
और रियल नंबर। क्लियर है? बस यही नोटेशन है जो इस एक्सरसाइज के दरमियान हम लोग माय डियर फ्रेंड्स सारे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? आई होप कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अगर सेट आपका दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग करता है तो हम लोग सबसेट वाले सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एलिमेंट को अगर सेट से रिलेट करना है तो हम लोग बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए जो एक सेट का हिस्सा है कैपिटल ए का, ठीक है, एक सेट क्या है आपका बी है। अब अगर आपका एलिमेंट ए बिलोंग्स करता है सेट से, यानी कि एलिमेंट को अगर सेट से रिलेट करना है तो हम बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सेट को सेट से रिप्रेजेंट करना, सेट का सेट से रिलेशन दिखाना है तो हम लोग प्रॉपर सबसेट या सेट का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर सबसेट या सबसेट का यूज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। टेबुलर फॉर्म कैसा समझता हूं मैं, आपको क्लियर होगी। सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, आपको तमाम जितने भी नोटेशन है ये समझ में आ गए होंगे। अब ये सारी चीजें समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर इतना क्लियर है। और आगे चलते, आगे समझिए, आगे हम बात करेंगे बेसिकली अब अलग अलग सेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सेट्स की हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जहां पे मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। पहला जो सेट रहने वाला है वो बेसिकली आपका इनफाइनाइट सेट रहने वाला है। क्लियर है? क्या रहने वाला है आपका? इनफाइनाइट सेट रहने वाला है। या फिर आप लोग सेकंड पे ले लीजिए फाइनाइट सेट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आप लोगों को पढ़ना है सिंगलटन सेट के बारे में। यस, क्या पढ़ना है आपको? सिंगलटन सेट के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो फोर्थ पे पढ़ सकते हैं, इसके काफी नाम है, नल सेट कह दीजिए, ठीक है, या इम्पिटी सेट कह दीजिए, या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं वॉइड सेट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे टॉपिक, कि जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले फिफ्थ नंबर पे, तो आपको पढ़ना है इक्वल सेट्स के बारे में। ध्यान से समझिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, इक्वल सेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? इक्वल सेट्स पढ़ना, मतलब मल्टीपल सेट्स रहेंगे। छठे पे आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ोगे आप लोग? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। अगर सातवें पे मैं बात करूं इक्विवेलेंट के बाद, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा सबसेट के बारे में। ये क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। आठवें नंबर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट के बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, 9वें पे आप लोग पढ़ोगे पावर सबसेट के बारे में या पावर सेट के बारे में, ठीक है। क्या कहोगे? पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। अब 10 पे आपको पढ़ना है, बेसिकली बेहद आसान है, लास्ट है। पावर सबसेट के बाद आप लोग पढ़ते हो यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 10 का कौन सा आ जाएगा आपका? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। आगे अभी इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका, फाइनाइट सेट क्या होता है, उसके बाद आपका सिंगलटन सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट वगैरह, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट सेट की मैं बात करता हूं। आपको पता चल रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई भी सेट है, मैंने क्या कह दिया आपका यहाँ पे 1 2 3 4 और हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इन्फिनिटी तक पहुंच गए, ठीक है। और एक सेट में यहीं पे मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3। क्लियर है? या फिर यहीं पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिख दिया A B और C, ठीक है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं। आप लोग क्या समझे? ये दो एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है, तो कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट। लेकिन ये आपका इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, ठीक है। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो कौन सा सेट हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो आपको याद क्या रखना है? फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, इन्फिनिटी तक रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। लेकिन जहां पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्लियर? आई होप कितना समझ में आ गया होगा। सिंगलटन सेट का आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल मेंबर होगा। क्या होगा? आपका सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है। जहां सेट में भी
आपको सिंगल एलिमेंट दिखे उस सेट को क्या कहेंगे हम लोग, सिंगल सेट, ठीक है, या फिर सिंगलटन सेट। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो ए ले लिया तो सिंगलटन हो गया, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 तो ये भी क्या हो गया, सिंगलटन हो गया, या फिर मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू द 5 तो ये भी क्या हो गया आपका सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जहां पे केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस सेट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन बोलेंगे। नल, एम्प्टी और वॉइड का मतलब नो एलिमेंट इज एग्जिस्ट, ठीक है, जहां पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली हम लोग उसको बोलेंगे नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, ये इसका सिंबल रहने वाला है। किससे रिप्रेजेंट करोगे, 5 से। मेक श्योर करके ध्यान से समझ लीजिए 5 से, ठीक है। और या फिर आप लोग एक तरीके से खाली वॉइड आपकी करली ब्रैकेट दे दीजिए। अगर इसके अंदर 0 भी आ गया ना तो वो किस में चला जाएगा, सिंगलटन में चला जाएगा, तो वो आपका एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाता है। इसके आगे क्या है, इक्वल सेट, दो ऐसे सेट जिसके हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो, बस उनका ऑर्डर चेंज होगा। ध्यान से समझिए, एक सेट मैंने ले लिया a इज इक्वल टू द 2, 4 और 6, दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया b इज इक्वल टू द, मैंने लिखा 4, 2, 6, ठीक है। अब एलिमेंट सेम है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ a एंड b बोथ आर सेम। अगर एलिमेंट सेम होते हैं दोनों के तो क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है, अगर उनका ऑर्डर चेंज है सिर्फ, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 3 एलिमेंट है, 2, 4, 6 वही एलिमेंट है, बस ऑर्डर चेंज हुआ। अगर a और b इक्वल सेट है तो दोनों में सेम एलिमेंट होंगे माय डियर फ्रेंड्स। वहीं आपको समझना ये है इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो इक्वल सेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जस्ट लाइक एक सेट है आपका ए जहां पे मेरे पास 3 मेंबर है, एलिमेंट है ए, बी और सी। दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, बेसिकली बी सेट है जहां पे आपके पास 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग बात करते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया आपका 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो गया आपका 3। यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। क्या होंगे ये आपके इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्लियर है, तो आपको समझना है इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है। इक्विवेलेंट सेट में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, आपके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा। अगर पहले सेट में 4 है तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए। दिस इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न कि वो एलिमेंट सेम है या नहीं है, सिर्फ 4 में सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स का क्या सेम होना चाहिए, नंबर। क्लियर, तो मैंने बताया इनफाइनाइट अगर आपके पास एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट कैलकुलेट कर पाए तो क्या होगा, फाइनाइट। सिर्फ एक है तो सिंगलटन, एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 या वॉइड सेट हो जाएगा। इक्वल सेट जहां पे हर एक एलिमेंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंट में हमने बात की कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आगे आपका बचा सबसेट क्या होता है, प्रोपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। प्रोपर सबसेट और सेट का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अब सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसेट को जब आप लोग डिफाइन करते हो ना, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हम लोग अभी किसको डिफाइन कर रहे हैं, सबसेट को, ठीक है। सबसेट के अंदर ए सेट, 2 सेट ले लीजिए ए और बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैंने बताया ना सबसेट का सिंबल है, ए किसका सबसेट है, बी का। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पहले आप लोगों ने लिखा इसका हर एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ बी, अगर आपका एवरी एलिमेंट, क्या बोला मैंने, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, इज द एलिमेंट ऑफ बी, अगर आपका हर एक एलिमेंट ऑफ ए बी के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ए क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। ये क्या रहेगा, आपका प्रॉपर सबसेट रहेगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल से मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो एक ए सेट है जहां पे एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, क्लियर है। और यहाँ पे एक एलिमेंट है b इज इक्वल टू द 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे a का हर एलिमेंट b के अंदर आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप लोग ये कह सकते हो a आपका सबसेट है किसका, b का, ठीक है। अगर उल्टा कर दे सिचुएशन को, मैंने b ले लिया आपका 2, 4 और 6, ठीक है, ये आपका b सेट है।
और यहाँ पे अगर मैं ए ले रहा हूं आपका, मान लीजिए मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वाला आपका ए रहेगा। तो यहाँ पे ए के हर एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी आपका प्रॉपर सबसेट सेट होगा किसका, ए का। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखना है, ए सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसिकली कहेंगे क्या, यस सबसेट। ठीक है, अब यहीं पे सबसेट से आगे चलोगे तो थोड़ा सा बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या बन जाएगा आपका, प्रॉपर सबसेट। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। जैसे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे वो देखोगे आप लोग, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब आपके सेट के अंदर कितने सबसेट बन रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप लोग, पावर सबसेट। क्लियर है? ये पावर सेट। ठीक है, तो आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, आपको अगला टॉपिक पढ़ना है पावर सेट। पावर सेट का मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑल सबसेट। क्या बोलोगे आप लोग, ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, किसी भी सेट के टोटल सबसेट का कैलकुलेशन क्या कहलाता है, ये आपका पावर सेट कहलाता है। और जब भी आपको सबसेट निकालने हो, क्या निकालने हो, सबसेट निकालने हो, सबसेट का टोटल निकालना हो, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको पावर सेट निकालना है। ठीक है, और पावर सेट के लिए आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? तो क्या लेके चलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। जैसे ये क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। टोटल सबसेट को अगर कैलकुलेट कर पाए तो वो क्या बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। अब दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, हर सेट अपने खुद का सबसेट होता है और हर आपका एम्प्टी सेट वो सबसेट होता है हर एक सेट का। क्लियर है? यानी कि एक तो सेट खुद का ही सबसेट होता है, एक एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। क्लियर है? तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। और अगर आप लोग अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना 2 की पावर n के ऊपर, तो आप लोग इजीली समझ पाओगे कि यस सर, कि यहाँ पे आप लोग टोटल सबसेट को कैलकुलेट कर पाए। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक ए आपका सेट है जहां पे 2 एलिमेंट है, 1 और 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ध्यान से समझना कैसे बनाते हैं सबसेट। जैसे पहला हो गया आपका 1, क्लियर है, फिर दूसरा क्या हो गया आपका 2, अलग अलग करके लिख दिया, फिर साथ लिख दिया 1 और 2, और इसके अलावा एक रह गया आपका 5, क्योंकि बताया ना आपका एम्प्टी सबसेट या वॉइड या फिर जो आप लोग कहते हो नल सबसेट, जो नल सेट है वो सबका क्या रहता है, सबसेट रहता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिनके ऊपर हमें बात करना था। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो जितने भी सेट है उन सबका कंबाइन होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, सभी सेट का कंबाइन होना। जैसे अगर आप लोग सिंपल एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक सेट है ए जहां पे एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, एक सेट है आपका बी जहां पे एलिमेंट है 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर मैं यूनिवर्सल यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बन गया आपका यूनिवर्सल। मतलब जितने भी 1 2 3 4 सेट है उन सबको अगर आप लोग कलेक्टिव फॉर्म में लिख देते हो तो ये क्या बन जाता है आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? तो ये 10 तरीके के सेट आपको पढ़ने थे माय डियर फ्रेंड्स पहली एक्सरसाइज के अंदर। पहली एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड रहती है और आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यस सर, आप लोगों ने आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और फिर वापस से आ जाइए ताकि हम लोग अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को बना सके।